हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल। सो आज हम पॉलिटी का एक और टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं आज की वीडियो में, दैट इज़ अमेंडमेंट्स। तो रिसेंटली जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं उनको देखेंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग से लेकर सभी अमेंडमेंट को इम्पॉर्टेंट को देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के थ्रू भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ की फैक्ट्स देखें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। फिर उसके बाद प्रियम्बल जो हमारी है, प्रस्तावना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पार्ट है। पार्ट इन द सेंस कि संविधान में सबसे पहली चीज़ जो मेंशन की हुई है वो प्रस्तावना है, राइट। तो प्रियम्बल कब पास की गई थी? 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। फिर नेशनल फ्लैग हमारा ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। और नेशनल एंथम जो कि है जन गण मन, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक चीज़ें। अब आगे चलते हैं, रिसेंट के अमेंडमेंट्स देखते हैं जो किए गए हैं। 5 अमेंडमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और रिसेंटली किए गए हैं। सबसे पहले है 101 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का है ये, और इसके थ्रू जीएसटी को शामिल किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 में आया था। 102 कहाँ गायब हो गया, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ठीक है, तो 103 ये जो संवैधानिक संशोधन था, इसके थ्रू रिजर्वेशन दिया गया था फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। जो हम अब ईडब्ल्यूएस कोटा देखते हैं ना, वो शामिल किया गया था 103 संवैधानिक संशोधन के जरिए। इसके थ्रू क्या किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उनमें 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस ये दिया गया है। किस कौन से अनुच्छेद को आधार बनाकर ये संशोधन किया गया था? तो ये है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 जो कि एक डीपीएसपी है, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो इस तरह से आर्टिकल 46 को आधार बनाकर ये जो संवैधानिक संशोधन है किया गया था। और कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो ये शामिल करता है या इसके थ्रू संविधान में क्या शामिल किया गया है? तो ये ऐड करता है आर्टिकल 15 के, आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज 6 और 16, आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 ये ऐड करता है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 ये एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करता है और 16 का क्लॉज 6 ये एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अबाउट 103 संवैधानिक संशोधन के बारे में। अभी आगे चलते हैं 104। तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 2019 का है, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया गया था? तो इसके थ्रू लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC/STs के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसको 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था, 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया था। अब कब तक बढ़ाया गया है? तो 25 जनवरी 2030 तक ये बढ़ा दिया गया है। और साथ ही में एक और चीज़ की गई है, जो एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिया जाता था लोकसभा में, उसको अबॉलिश कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और अगर बात करें कि रिजर्वेशन फॉर SC/STs इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये कौन से आर्टिकल के अंदर है, तो 334 का क्लॉज ए। ठीक है, अभी ये चीज़ें जो ये सारे दिए गए हैं ना, बस एक बार इनको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो एक्सटेंशन है ना अगले 10 सालों के लिए, ये इतने सारे जो अमेंडमेंट्स आए हैं इनके ज़रिए एक्सटेंशन होता रहा है। सबसे पहले 8वां जो संशोधन हुआ था, 8th अमेंडमेंट 1959 में, उसके थ्रू एक्सटेंड किया गया था 10 सालों के लिए। फिर 23rd अमेंडमेंट 1969 का, 45th अमेंडमेंट 1979 का, 62nd अमेंडमेंट 1989 का, 79th अमेंडमेंट 1999 का और 95th अमेंडमेंट 2009 का। और 2009 के बाद अब 2019 में 104th अमेंडमेंट। ये सारे संशोधन हुए हैं अगले 10-10 सालों के लिए SC/STs के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये सभी याद रखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं 102 और 105। ये दोनों एक साथ मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
तो 102 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 2018 का है। ठीक है, और इसके ज़रिए क्या किया गया था, आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को शामिल किया गया था। और जैसे हमने लास्ट जो आर्टिकल्स की वीडियो की थी उसमें भी ये चीज़ मेंशन की थी मैंने, 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी है, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर एसटी है, और 338 बी अब ये हो गया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसको 102 संवैधानिक संशोधन एक्ट 2018 के जरिए शामिल किया गया है। और 105वां संवैधानिक संशोधन एक्ट 2021 में आया था। ये क्या करता है, तो ये कुछ प्रोविजन जो 102 में शामिल किए गए थे, 102 संशोधन में, उसको अमेंड करता है। कैसे अमेंड करता है कि बैकवर्ड क्लासेस जो इनके लिए नेशनल कमीशन बनाया गया है ना, अभी लिस्ट भी एक ज़रूरी है, स्टेट लिस्ट होती है सभी की कि कौन बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो लिस्ट मेंटेन करनी होती है ना, पहले क्या होता था कि सिर्फ प्रेसिडेंट ये लिस्ट को मेंटेन कर सकता था गवर्नर से डिस्कस करके, लेकिन ये जो 105वां संवैधानिक संशोधन किया गया है, इसके थ्रू स्टेट्स को ये पावर दे दी गई है कि वो अपनी स्टेट लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज किया गया था। तो 102 और 105 ये हो गए हमारे रिसेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, संविधान का कौन सा भाग संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया से संबंधित है। तो क्योंकि हम संशोधनों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि संविधान का कौन सा भाग है जो संशोधन की बात करता है। तो ये है पार्ट 20, और पार्ट 20 के अंतर्गत केवल एक आर्टिकल है जो कि है 368 368। ये बात करता है संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया की। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो ये था 42nd अमेंडमेंट, जिसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं, ये कहा गया था। ठीक है, जीएसटी को किस संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था, तो हम देख चुके हैं 101, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट। और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कब फोर्स में आया था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को, डेट भी याद है तो आप याद रखिएगा। भारत में वस्तु और सेवा कर कब लागू किया गया था, तो हम देख ही लिया है हमने अभी, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 52वां संशोधन सबसे निकट किससे संबंधित है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे निकट संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ से। तो 52वां जो संविधान संशोधन है ये एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, और कब ये आया था, कब किया गया था, 1985 में। ठीक है, और ये जो संशोधन किया गया था इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, शेड्यूल 10 संविधान में ऐड किया गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस भाग को जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो 73rd और 74th ये रिलेटेड हैं पंचायत और नगर पालिका से, राइट। तो इसके तहत पंचायत के लिए पार्ट 9 ऐड किया गया था और नगर पालिकाओं के लिए पार्ट 9A ऐड किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो 21 से हटाकर 18 वर्ष वोटिंग एज जो है वो कम की गई थी 61st अमेंडमेंट के जरिए, और ये कब आया था, 1898 में। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये इनेक्ट किया गया था 1989 में। इसने वोटिंग एज को कम किया, 21 से 18 किया, और इस अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया था। 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, राइट, और 326 हमारे वोटिंग राइट के बारे में बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार के लिए प्रदान करता है, बेसिकली शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो ये है 86th अमेंडमेंट। कब किया गया था अमेंडमेंट, 2002 में किया गया था, और इसने प्रोवाइड किया था राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 86वां संवैधानिक संशोधन 2002, इसने संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 21A को शामिल किया था, ठीक है, जो शिक्षा के अधिकार की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सबसे लंबा संशोधन कौन सा था। तो ये हम सभी को पता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। यह है 42वां संशोधन,
बहुत सारे संशोधन एक साथ किए गए थे संविधान में और इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, विच वॉज हेडेड बाय इंदिरा गांधी। 44वां संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था? तो 42वां जो था वो 1976 में किया गया था, 1976 में। और 44वां उसी में कुछ सुधार, क्योंकि हमने देखा था बहुत सारे संशोधन किए गए थे 42वें संशोधन में। कुछ ऐसे भी थे जो सही नहीं थे, तो उन्हें कुछ प्रोविजंस में सुधार करने के लिए 44वां संशोधन लाया गया था और ये हुआ था 1978 में। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है कि पर्पस था इस अमेंडमेंट का टू नलिफाई सम ऑफ द प्रोविजंस इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, अब है 24वां संशोधन। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फंडामेंटल राइट से। और किस तरह से? तो ये जो संशोधन किया गया था सरकार ने इसलिए किया था, और सरकार ने किया था बेसिकली, पार्लियामेंट ने किया था, और इसलिए किया था कि सरकार को संशोधन से रिलेटेड सारी पावर्स दे दी जाए। और इस संशोधन में कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास असीमित शक्ति है कि वो किसी भी पार्ट को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकती है। अच्छा, अगर आप अलाउ करें तो इसके लिए भी एक स्टोरी के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। स्टोरी भी नहीं, पर नंबर ऑफ इवेंट्स हैं कि कैसे ये जो चीज़ें बिल्डअप हुई और इसके बाद हम आगे कहाँ पहुँचे। तो मैं वर्बली बता देती हूँ एक बार, जिन लोगों को सुनना है वो सुन सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस 1951। आपने कुछ केसेस के बारे में सुना होगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है। तो उसी क्रम में हम बात कर रहे हैं कि संसद के पास कितनी शक्ति है कि वो फंडामेंटल राइट्स को कहाँ तक अमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आता है 1951 में। और 1950 में तो हमारा संविधान ही लागू हुआ था, राइट। 1951 में एक केस आता है। क्यों आता है? क्योंकि 1951 में ही एक अमेंडमेंट किया गया था, पहला संवैधानिक संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। और इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि संपत्ति का अधिकार जो हमारा है ना, उसमें कुछ कटौती कर दी गई थी। बेसिकली एक 9वीं अनुसूची बना दी गई और ये कहा गया कि इस अनुसूची में जो भी टॉपिक्स डाल दिए जाएंगे उन पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ बात नहीं कर सकती है, ठीक है, रिव्यू नहीं कर सकती है। और जो भी टॉपिक्स थे वो बेसिकली भूमि सुधार से रिलेटेड ही थे, ठीक है। तो इस तरह से संपत्ति के अधिकार में कुछ कटौती की गई थी इस संशोधन के जरिए। तो 1951 का ये जो शंकरी प्रसाद केस आया था, इसमें ये कहा गया, इस संशोधन को चुनौती दी गई और ये कहा गया कि क्या सरकार के पास या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके या मौलिक अधिकारों में कटौती कर सके। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें ये कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों से ज़्यादा पावर दे दी गई संसद को। अब इसके बाद क्या होता है? फिर नेक्स्ट केस हमारे सामने आता है गोलकनाथ केस 1967 में। अब ये केस क्यों आता है? एक और संशोधन हुआ था, 17वां संशोधन 1964 में, ठीक है। अब इस संशोधन में क्या कहा गया? ये भी भू अधिग्रहण से संबंधित था कि अगर सरकार को पब्लिक इंफ्रा डेवलप करने के लिए या किसी भी काम के लिए अगर भूमि अधिग्रहण करना है, लैंड एक्विजिशन करना है, तो उसके लिए सरकार कैसे कर सकती है। और साथ ही में जो 9th जो हमने देखा था ना सूची थी, उसमें 44 और अधिनियम ऐड कर दिए गए। तो फिर से ये केस आया 1967 में गोलकनाथ केस के रूप में और फिर 17वें संशोधन को चुनौती दी गई। तो अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो ये था, शंकरी प्रसाद से चेंज था। ये था कि संसद ना तो अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है और ना ही उन्हें वापस ले सकती है, ठीक है। तो अब संसद की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया कि अधिकारों को परिवर्तित भी नहीं कर सकती और वापस भी नहीं ले सकती। अब इसके बाद क्या होता है? अब क्योंकि गवर्नमेंट की पावर तो सीमित हो गई है, तो उन्हें वो पावर वापस चाहिए। और पावर वापस पाने का तरीका क्या होता है? संविधान में कुछ संशोधन किया जाए। तो इसीलिए 24वां संशोधन लेकर आया गया और इसमें संसद ने अपने आप को शक्ति दी कि हम किसी भी पार्ट को किसी भी तरह से संशोधित कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को भी कर सकते हैं। अब ये वाला तो हो गया, फिर से पार्लियामेंट के पास पावर आ गई। अब इसके बाद क्या होता है? केशवानंद भारती केस आता है 1973 में और इस वाले केस में ये जो 24वां संशोधन हुआ था, इसको दी गई चुनौती। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस बार?
अभी ये लगा कि हर बार ये तो यही होता रहेगा, हम कुछ और बोलेंगे, वो कुछ और फिर संशोधन कर देंगे। तो इसके लिए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो 24वां संशोधन जो किया है हम इसको नलीफाई नहीं करेंगे, ठीक है, ये बहाल रखा जाएगा। लेकिन संसद को जब भी संविधान में संशोधन करना हो वो कुछ भी कर सकती है, असीमित शक्ति है। लेकिन उनको एक बार सोचना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, संविधान की मूल संरचना, वो इसी से आया, ठीक है, कि बेसिक स्ट्रक्चर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, बाकी आप कुछ भी चेंज करो। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली ये है कि संविधान कुछ मूलभूत सिद्धांतों से बना हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान को जीवित रखे हुए हैं या फिर हमारे संविधान को पावरफुल बनाती हैं। तो उन चीज़ों को आपको चेंज नहीं करना है, उसके अलावा आप कुछ भी चेंज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा देखें तो एक घर है, तो घर का बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि एक घर है, इसकी 4 दीवारें हैं, कहाँ कहाँ से बाउंड्री है और अंदर की बाउंड्री कहाँ कहाँ से है, कैसे रूम बना हुआ है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी करना है, जो चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है आप वो कीजिए, पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, लेकिन अभी मामला यही ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद अब कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब क्या किया गया, संसद लेकर आई 42वां संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था और इसके तहत संसद ने फिर से अपने आप को शक्तियां दे दी बहुत सारी, और संसद ने कहा कि संसद की विधायी शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है, और संसद अगर कोई भी संशोधन कर रही है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो इस तरह से अब यही खत्म कर दिया संसद ने कि अगर हम अब कोई भी संशोधन कर रहे हैं तो उसकी चुनौती देने के लिए गोलकनाथ या केशवानंद भारती जैसे केस अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, जिसमें से एक चेंज ये भी था। लेकिन इसके बाद फिर एक केस आता है, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, और इस केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, 42वां संशोधन जो किया था संसद ने उसको अमान्य कर दिया, ठीक है, उसको नलीफाई कर दिया, और ये कहा कि जो हमारा न्यायालय है उसको न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और उसको फिर नलीफाई भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला था, जो कॉन्सेप्ट था, वो फिर से दोहराया और कहा कि आप कर सकते हैं कोई भी संशोधन, पर बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी स्टोरी थी, और क्योंकि हम संशोधन पढ़ रहे हैं तो हमने पहला संशोधन भी पढ़ लिया है, 17th भी पढ़ लिया है, 24वां भी पढ़ लिया और 42वां भी पढ़ लिया है। तो आई होप आपके काम का ही होगा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों के बारे में बात करता है। तो यह है पार्ट 9, और पार्ट 9A वो नगर पालिका के बारे में बात करता है। और 73वां संशोधन जो हुआ था उसके तहत पंचायतों को संवैधानिक स्टेटस दिया गया था, और इसी के तहत पार्ट 9 ऐड किया गया था और आर्टिकल 243 को ऐड किया गया था। अब पूछा गया है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो ये तो आप इजीली अब बता सकते हैं, 1951 में किया गया था, संविधान लागू होने के बिल्कुल 1 साल बाद ही। और इसमें वैलिडेशन ऑफ जमींदारी अबॉलिशन लॉज लाए गए थे, जमींदारी लॉज जो थे उन्हें अबॉलिश किया गया था। साथ ही भूमि सुधार और कृषि सुधार के लिए कदम उठाए गए थे, उसी के तहत 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। तो संपत्ति का अधिकार किसके जरिए हटाया गया था, तो ये मिनी 44वां जो संशोधन था 1978 का, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में सुधारों के रूप में आया था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। हटा दिया गया मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से हटा दिया गया। पहले आर्टिकल 31 के तहत ये मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 का जो है हमारा, वो इंट्रोड्यूस करता है एक नई कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप उन लोगों के लिए जो कि इंडियन ऑरिजिन है ऑफ सर्टेन कैटेगरीज। तो इनको ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है, या ऑफिशियली क्या कहा जाता है,
तो इनको कहा जाता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCI कार्ड होल्डर इनको कहा जाता है। तो हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और अब हम आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। तो सबसे पहले फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 का, ये हम बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में, तो इसके ज़रिए 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। फिर 7th अमेंडमेंट 1956 का, ये रिलेटेड है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, भाषाई आधार पर जो राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था उससे रिलेटेड है। फिर 24वां अमेंडमेंट 1971 का, ये हमने देखा कि इसने एक्सटेंड की पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद है 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट 44th अमेंडमेंट 1978 का, और इसको लाया गया था टू चेंज सम प्रोविजंस ऑफ 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट 1985 का, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है और इसके ज़रिए 10th शेड्यूल को संविधान में ऐड किया गया था। अब है 61st अमेंडमेंट 1989 में आया था ये, इसके ज़रिए जो वोटिंग की एज है वो कम कर दी गई थी फ्रॉम 21 टू 18। फिर है 65th अमेंडमेंट, ये 1990 में आया था और इसके ज़रिए नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST अंडर आर्टिकल 338 ये लाया गया था। इससे पहले नेशनल कमीशन नहीं था, उससे पहले एक स्पेशल ऑफिसर की तरह होता था जो SC और ST के जितने भी मामले होते थे उनके बारे में नज़र रखता था। ठीक है, लेकिन 65th अमेंडमेंट के ज़रिए नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST इसका गठन किया गया। ये याद रखिएगा, पहले 338 के ज़रिए एक ही कमीशन का गठन किया गया था, SC और ST दोनों के लिए सेम था, एक ही था। फिर बाद में 89th अमेंडमेंट लाया गया 2003 में, और इसके ज़रिए सेपरेट किया गया SC और ST के लिए जो कमीशन होता है इनको सेपरेट किया गया। तो पहले तो एक ही कमीशन था फॉर SC एंड ST, बाद में SC के लिए अलग कमीशन हो गया, ST के लिए अलग कमीशन हो गया, और ये था अमेंडमेंट 89th। और 89th अमेंडमेंट के ज़रिए ही 338A को ऐड कर दिया गया। तो 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC और 338A में नेशनल कमीशन फॉर ST ऐसे कर दिया गया। ठीक है, और बाद में हमने देखा ही कि 338B, इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये शामिल हो गया। फिर उसके बाद है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये 1992 और 93 के हैं, ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट 2002 का, ये राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है अंडर आर्टिकल 21A। नेक्स्ट देखिए 91st अमेंडमेंट 2003 का है ये अमेंडमेंट, इसमें कहा गया था कि लेजिस्लेचर में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स के सिर्फ 50% ही मिनिस्टर्स हो सकते हैं। सिर्फ दिल्ली की हम बात करें तो वहाँ 10% है, अदरवाइज 15% मिनिस्टर होने चाहिए, उससे ज़्यादा या कम नहीं। फिर है 97th अमेंडमेंट 2011 का, तो इसके ज़रिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बनाने का अधिकार दिया गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी करके एक अलग पार्ट ऐड किया गया था, ये था पार्ट 9B। 9 जो है पंचायत के बारे में है, 9A नगर पालिका के बारे में है, और 9B 97th अमेंडमेंट के ज़रिए इसको ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, और आर्टिकल 243 के अंदर ही आगे एक्सटेंड कर दिया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। और साथ ही एक और चीज़ की गई थी 19(1)(c), इसको ऐड किया गया था। 19 की हम बात करें तो फंडामेंटल राइट है ना, तो 19(1)(c) इसको ऐड किया गया था और कहा गया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करना हमारा फंडामेंटल राइट है। अब इसके बाद देखिए 99th अमेंडमेंट 2014 में ये किया गया था, और इसके तहत NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की स्थापना की गई थी। हालांकि क्योंकि ये संशोधन हुआ था तो हम बात कर रहे हैं, वरना क्या हुआ था 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये संशोधन को असंवैधानिक और रद्द कर दिया था। इसका भी बेसिकली एक स्टोरी सी ही है कि इवेंट्स के बाद इवेंट्स होते गए कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा और कैसे की जाएगी, तो उसी के तहत ये एक अमेंडमेंट था जिसके तहत NJAC को स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन इसको रद्द करके जो पहले से चली आ रही कोलेजियम प्रणाली थी उसी को लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं 100th अमेंडमेंट, 100वां संशोधन 2015 में किया गया था, और ये किस लिए था, तो इसके तहत लैंड एक्सचेंज किया गया था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यहाँ कंपाइल कर दिया सबको। जो हमारे संविधान में लैंग्वेजेस हैं, स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी। अभी कितनी है? 22 है। तो 14 से 22 तक हम कैसे पहुँचे, कितने संशोधनों के ज़रिए, वो एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो लैंग्वेजेस के लिए हुआ था, 21st अमेंडमेंट 1967 का था। इसके तहत 8th शेड्यूल में सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था एज 15th लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में दी गई हैं? 8वें में, ये भी याद रखिएगा। तो पहला संशोधन हो गया 21st, सेकेंड जो हुआ था 71st हुआ था 1992 में। इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, 16, 17 और 18। ठीक है, तो अभी हो गई 18 लैंग्वेजेस। अब इसके बाद आया 92nd अमेंडमेंट, 2003 में हुआ था ये। इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में, 8वें शेड्यूल में। और इसी के साथ 19, 20, 21 और 22, तो आज हमारे पास कुल 22 लैंग्वेजेस हैं। और इस तरह से ये 22